आप लोगों को दिखाई देगा पीछे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें सिंगल फेज मोटर के बारे में बताइए, और यह मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के छात्र होते हैं उनके सिलेबस में भी सिंगल फेज मोटर दिया गया है और उनको पढ़ना भी है। समझ पा रहे हैं आप जो है। इसलिए यह सिंगल फेज मोटर के बारे में जानकारी आप सभी को होना चाहिए। मैं आज बताने के साथ साथ आपको इसका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। इसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ है, ये फार्मा है, उसके बाद एक कॉइल आप देख रहे हैं कुछ बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास कॉइल के लिए तार पड़े हुए हैं। इसके लिए जो ज़रूरी टूल हैं वह यहाँ पर पड़े हुए हैं। बस इतने ही टूल की सहायता से जो भी इसमें अभी काम करना है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो काम करने से पहले एक सिंगल फेज मोटर होती क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो सिंगल फेज मोटर होती हैं वह सिंगल फेज एसी से चलने वाली मोटर होती है। यानी सिंगल फेज एसी, सिंगल फेज एसी का मतलब इसको चलने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। यानी हमारे जो घर पर सिंगल फेज मोटर होती हैं वह चाहे कितने भी हार्स पावर की हों, 1 हार्स पावर की, आधा हार्स पावर की या 2 हार्स पावर की, इसको चलने के लिए हम लोग जो है सिंगल फेज एसी सप्लाई लगाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सिंगल फेज मोटर होती हैं यह भी कई प्रकार की होती हैं, समझ रहे हैं। जैसे सिंगल फेज हमारे इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन जो मोटर होती हैं वह इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करती हैं। वहीं पर हमारे पास आती हैं सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, समझ रहे हैं। तो ये 2 प्रकार की मुख्य रूप से मोटरें हमारे पास अवेलेबल होती हैं सिंगल फेज में। अंतर बस इतना होता है कि जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है इसका जो रोटर घूमता है, समझ रहे हैं, यानी इसका जो रोटर घूमता है इसमें जो सिंक्रोनस स्पीड होती है, यानी जिस स्पीड से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता है उससे कुछ कम स्पीड पर घूमता है। यानी ऐसे मोटर जिसके रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन मोटर। और ऐसी मोटर जिसके रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर। अब ये सिंक्रोनस स्पीड है क्या, ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। यहाँ पर कॉइल दिख रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, कॉइल दिख रहा है। इस कॉइल को जब हम सप्लाई से लगाते हैं, यानी इसको हम जैसे ही सप्लाई से लगाएंगे तो इसमें करंट बहती है, और जब करंट बहेगी तो ये हमारी क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। और यहाँ पर जब मैग्नेट बनता है तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, समझ रहे हैं। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वह कैसा होना चाहिए, मोटर को चलने के लिए घूमने वाला, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, मोटर घूम पाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वाइंडिंग का डिज़ाइन इस तरह से करते हैं कि इसमें घूमने वाला फ्लक्स पैदा हो, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस गति से घूमता है, जिस स्पीड से घूमता है, उसकी स्पीड को, उसकी गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। उसकी स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को। यानी जिस स्पीड से हमारा ये फ्लक्स घूमता है उसकी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। आप लोग भी पीछे समझ पा रहे हैं। तो एक रोटर की स्पीड होती है, एक सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो सिंक्रोनस स्पीड जो होती है, जिस स्पीड से हमारा फ्लक्स घूमता है उसकी स्पीड को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और एक इसके रोटर की स्पीड होती है। समझ पा रहे हैं आप जो है। अब देखिए, और कुछ आपको टेक्निकल जानकारी इस सिंगल फेज मोटर के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली बात कि जो सिंगल फेज मोटर होती हैं वो हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। कैसी मोटर होती हैं, सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। यानी इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। सिंगल फेज मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसको जब हम वाइंडिंग करते हैं, इसकी वाइंडिंग इस तरह से किया जाता है कि ये सेल्फ स्टार्ट क्या हो जाए, बन जाए। इसमें कुछ जुगाड़ भी हमको करना पड़ता है, जैसे इसमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है, वाइंडिंग के टर्न में हमको कम या ज़्यादा फेरे करना पड़ता है, वाइंडिंग के जो तार लेते हैं उसमें मोटा पतला लिया जाता है, समझ रहे हो। तो सबसे पहली बात कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो बाहर से दिखने वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं।
स्टेटर सामान्यतः कास्ट आयरन या ढलवा लोहे का बना होता है। समझ रहे हैं? ये स्टेटर का बहुत सारा काम होता है। क्या मतलब, आप इस स्टेटर ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बना दिया गया। जो स्टेटर बना होता है इसका बहुत सारा काम होता है। दो तीन काम मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात कि ये जो स्टेटर होता है मशीन के अंदरूनी भाग की क्या करता है, सुरक्षा करता है। यानी इसके अंदर जैसे आप देखिए कॉइल बाइंडिंग की गई है, इसके अंदर रोटर होता है। समझ रहे हो? ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं, इसमें थोड़ा सा भी कहीं डैमेज हो गया तो आपके पूरा मोटर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहला काम किया अंदरूनी भाग की क्या करता है, सुरक्षा करता है। दूसरा काम मैकेनिकल इंजर्ड से भी हमारा क्या करता है, ये स्टेटर सुरक्षा करता है। इस पर आप लोहे से पीट दें, हथौड़े से मार दें या कहीं गिर जाए तब भी इसके अंदरूनी भाग पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम इसका यह होता है कि आप देखिए जो वाइंडिंग जिसमें भरी गई है, समझ रहे हैं कि नहीं, यह भरी जिसमें गई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर। ये जो कोर होता है इसको हम लोग दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक कोर। यानी जो ये स्टेटर होता है ये मैग्नेटिक कोर को क्या करता है, धारण करता है। यानी इसके अंदर वाला भाग, ये वाला भाग अगर आप देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है या इधर से जो आप देखेंगे जिसमें स्लॉट्स कटे हुए हैं, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक कोर। यानी मैग्नेटिक कोर को हमारा स्टेटर क्या करता है, धारण करता है। समझ रहे हैं इस बात को जो है। और अगली बात कि यह मशीन को एक साइज़ भी देता है, एक शेप भी देता है। समझ रहे हो कि मशीन हमारी कैसी होगी। तो सामान्यतः स्टेटर को हम लोग कैसा बनाते हैं, सर्कुलर माने गोलाकार बनाते हैं, इससे कि हमारा ये मोटर का साइज़, एरिया कम से कम होए, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, सबसे कम होता है। अब स्टेटर की बात हो गई। अब जो ये कोर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें स्लॉट्स कटे हुए हैं, समझ रहे हो, स्लॉट्स कटे हुए हैं। ये जो कोर होता है इसको लेमिनेटेड हम लोग बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, लेमिनेटेड। लेमिनेटेड का मतलब ये होता है कि कोर हमारा पतली पतली पत्तियों का बना होता है। इन पत्तियों की मोटाई 0.35 mm से लेकर 0.5 mm के बीच में रखी जाती है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप जो है। और इसमें इन्हीं पत्तियों में स्लॉट्स कटा होता है, इस स्लॉट्स में ही हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। समानतः मोटर हमारे 24 स्लॉट्स की हो सकती हैं, 32 स्लॉट्स की हो सकती हैं, 36 स्लॉट्स की हो सकती हैं। समझ पा रहे हैं। लेकिन तो ये जो सामान्य रूप से मोटर हमारे पास इंडक्शन मोटरें आती हैं 24 स्लॉट्स में आती हैं। ये जो मोटर है वह 24 स्लॉट्स की मोटर आपको है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ये 24 स्लॉट्स की मोटर है। अब इसमें स्लॉट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके कोर के बारे में बता दिया, इसके स्टेटर के बारे में बता दिया। इस स्टेटर का अलग अलग नाम होता है। स्टेटर को हम लोग आस्था भी कहते हैं, योग भी कहते हैं, फ्रेम भी कहते हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप जो है। स्टेटर पर ही हमारा क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स होता है। स्टेटर पर क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स होता है। इस टर्मिनल बॉक्स पर हम लोग क्या करते हैं, बाहर से सप्लाई देते हैं और वो फिर इसी टर्मिनल बॉक्स पर हमारे जो भी वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं या टर्मिनल बॉक्स पर हमारे क्या होते हैं, आकर जुड़े होते हैं। अब हम लोग आते हैं वाइंडिंग पर। ये जो आपको वाइंडिंग दिख रही है, वाइंडिंग हम लोग कुछ इस तरह से इसमें करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस वाइंडिंग पर। अब देखिए इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए यानी सेल्फ स्टार्ट करने के लिए मोटर का डिज़ाइन अलग अलग से किया जाता है। तो सबसे पहले अगर डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले कैटेगरी में मोटर आता है हमारा स्प्लिट फेज मोटर या स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, बांट देना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, बांट देना। और बांट देना मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिंगल फेज वाइंडिंग को हम लोग 2 फेज की वाइंडिंग में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। यानी इसमें 2 तरीके की वाइंडिंग करते हैं। समझ पा रहे हैं आप जो है। इसके स्टेटर में हम लोग 2 तरीके की वाइंडिंग करते हैं। अब ये 2 तरीके की वाइंडिंग कैसे होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और दूसरा क्या होती है, रनिंग वाइंडिंग होती है। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा रनिंग वाइंडिंग होती है। बात समझ पा रहे हैं आप जो है। यानी 2 वाइंडिंग हम लोग इसके स्टेटर में स्थापित करते हैं। एक वाइंडिंग को स्टार्टिंग कहते हैं और एक वाइंडिंग को रनिंग कहते हैं। तो नाम के हिसाब से इसका काम भी होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का मतलब क्या, मोटर जब स्टार्ट होती है तो ये वाइंडिंग जो है सप्लाई के साथ लगी रहती है और जैसे मोटर स्टार्ट होकर अपने फुल स्पीड लगभग 75% स्पीड पर पहुंचती है तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसमें इसके रोटर पर जो इसका रोटर होता है उसमें जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है
जो कि जब रोटर हमारा स्पीड कम से कम 70-75% अपनी नॉर्मल स्पीड पर पहुंचता है तो हवा के प्रेशर के कारण वह क्या होता है, इस स्टार्टिंग वार्निंग को सप्लाई से क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर मोटर हमारी क्या होती है, रनिंग वार्निंग पर ही क्या करती है, रन करती है। तो बताओ इसमें से कौन वार्निंग मजबूत होना चाहिए, स्टार्टिंग वार्निंग या रनिंग वार्निंग? रनिंग वार्निंग क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो रनिंग वार्निंग को मजबूत बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं, इसको मोटे तार का बनाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? इसको कैसा बनाते हैं, मोटे तार का बनाते हैं। और चूंकि यह वार्निंग हर समय जब तक मोटर चलता रहेगा तब तक सप्लाई से लगी रहेगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसमें करंट बहेगी, करंट की वजह से इसमें हीटिंग पैदा होगी। तो इसका रजिस्टेंस अगर अधिक होगा तो हीट की वजह से मोटर क्या हो जाएगी, जल भी जाएगी। समझ रहे हो? तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर रनिंग वार्निंग को मोटे तार, समझ रहे हो, तथा कम नंबर टर्न के बनाते हैं। मोटे तार, या आप कह सकते हैं कि देखो अगर ये हमारी स्टार्टिंग वार्निंग का कॉइल है और ये किसका है, रनिंग वार्निंग का कॉइल है, तो इसको हम लोग बनाते हैं मोटे तार का। मोटे तार का बनाने से क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। मोटा, जिसका मोटाई अधिक होगी उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, अधिक होगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये कापर का भी बना सकते हैं आप, एल्युमिनियम का भी बना सकते हैं। लेकिन तो भाई अगर आप मोटर की वार्निंग कराते हैं तो वह हमेशा ही किसकी बनी होती है, कापर की बनी होती है। क्योंकि वार्निंग आप सोचते हैं कि अभी हमने वार्निंग कराया, फिर 4 महीने के बाद हमको फिर वार्निंग कराए, है ना? क्योंकि जो हमारा एल्युमिनियम का तार होता है उसमें इतना स्टेबिलिटी नहीं होती जितना हमारे कापर के तार में स्टेबिलिटी होती है। तो ये कापर जो होता है सुपर इनेमल्ड कापर वायर होता है। समझ रहे हो? यानी इस जो वायर होता है इस पर क्या होती है, एक वार्निश की लेयर लगी होती है। ये तार हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने आपको किसके बारे में बता रहा था, इस रनिंग वार्निंग। रनिंग वार्निंग को मोटे तार का बनाते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। और जो हमारी जो स्टार्टिंग वार्निंग होती है इसको पतले तार का बनाते हैं। यानी जो तार का वायर गेज होता है, जो तार का साइज़ होता है वह अलग अलग होता है। तो स्टार्टिंग वार्निंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है। समझ रहे? तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, फार्मूला आपको पता है, R बराबर रो L बाई ए जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जो कि रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया जितना कम रहेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना अधिक होगा। तो 2 तरीके की वार्निंग करते हैं। और जब ये दो तरह की वार्निंग हम लोग मोटर में फिट करते हैं तो उसको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों वार्निंग एक दूसरे से 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिकली क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। एक दूसरे से 90 डिग्री पर क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होती हैं। और स्टार्टिंग वार्निंग के साथ ही हमारी क्या लगी होती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी होती है। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं तो आप जो है इस इमेज में देखिए, तीसरे पेज पर जाइए, 1 2 बस इसी पर आप जो है इस फिगर में देख लीजिए। ठीक है, फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी क्या है, एक मेन वार्निंग है। ये क्या है, हमारी मेन वार्निंग है। और ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग वार्निंग। दोनों वार्निंग एक दूसरे से क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकली रूप से कनेक्ट होती है 90 डिग्री पर। समझ रहे हो? यहाँ पर जो हमारी करंट आ रही है 2 भागों में बट जाती है। एक मेन वार्निंग में बहने वाली करंट को IM से दिखाते हैं और स्टार्टिंग वार्निंग में बहने वाली करंट को IS से दिखाते हैं। समझ रहे हो? अब ऐसा करने से यानी दोनों वार्निंग को मोटा और पतला बनाने से होता क्या है कि इन दोनों वार्निंग में जो करंट बहती है उसमें फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? जो है फेज डिफरेंस पैदा होता है। और जितना अधिक फेज डिफरेंस पैदा होता है उतना अधिक घूमने वाला फ्लक्स मोटर के अंदर क्या होता है, पैदा होता है। और जब घूमने वाला फ्लक्स इसके रोटर कंडक्टर से लिंक करता है तो रोटर कंडक्टर में भी क्या होती है, एक EMF पैदा होता है। यह फैराडे साहब ने बताया था कि जब कोई घूमने वाला फ्लक्स किसी रोटर यानी किसी कंडक्टर से लिंक करता है तो उसमें क्या होता है, EMF पैदा होता है। और रोटर कंडक्टर एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किटेड भी होते हैं। यहाँ पर रोटर आपको दिखाई दे रहा है और ये गोला गोला इसके कंडक्टर हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? यह एंड रिंग के द्वारा दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किटेड होते हैं तो इसमें करंट भी बहने लगती है। समझ पा रहे हैं? तो जब इस रोटर कंडक्टर में भी करंट बही और इसका भी क्या होता है, ये करंट बहने से ये भी क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। और मैग्नेट बन जाने से इसका भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, यानी चुंबक बन जाता है। तो एक स्टेटर का चुंबक और एक रोटर का चुंबक, दोनों चुंबक की आंतरिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या लगता है,
मोटर पर फोर्स लगता है। चुंबक जहाँ देखे होंगे कि चुंबक नॉर्थ क्या होते हैं, उसमें रिपल्सन का फोर्स लगता है, साउथ में रिपल्सन का, लेकिन तो नॉर्थ साउथ में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का। तो इसका डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि पोलरिटी में अट्रैक्शन का गुण आए और सेम एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और ये फोर्स यूनिडायरेक्शनल लगता है, जिसकी वजह से रोटर हमारा क्या होने लगता है, घूमने लगता है। इस तरह से मोटर हमारा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से मोटर हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यह हमारा जो इसमें देखिए एक मेन वाइंडिंग और एक क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। समझ पा रहे हैं। तो यह एक प्रकार के मोटर की संरचना दिखाई गई है जिसको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। समझ रहे। यहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ पर दिखाई गई है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगी होती है। समझ रहे हो। यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग जब मोटर हमारी नॉर्मल स्पीड के 70 से 75% स्पीड पर पहुँचती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है और ये वाइंडिंग जो है सप्लाई से क्या हो जाती है, हट जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ रहे। तो अब देखिए, यह हमारी जो इंडक्शन मोटर होती हैं, इसके बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया कि इंडक्शन मोटर जो होती हैं वह इंडक्शन के प्रिंसिपल को लागू करती हैं, इंडक्शन के प्रिंसिपल पर चलती हैं। समझ रहे हो। तो यह इंडक्शन मोटर एक स्प्लिट प्रकार का इंडक्शन मोटर मैंने आपको समझाया। यहीं पर अगर यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम लोग क्या लगा दें, एक कैपेसिटर लगा दें, तो वह कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर बन जाता है। कैसा इंडक्शन मोटर बन जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर बन जाता है। और इसका जो टार्क होता है इस मोटर, यानी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है, इससे क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये जो मोटर होती हैं, इसके देखे होंगे कि बाहर से इसमें क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। समझ पा रहे हैं आप जो है। तो एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है, एक कैपेसिटर रन मोटर इंडक्शन मोटर होता है, यानी दो उसमें कैपेसिटर लगे होते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिजाइन कर लेने के बाद मोटर थोड़ा थोड़ा अगर उसमें चेंज कर लें तो मोटर के गुणधर्म में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगता है। यानी उसका पावर फैक्टर किसी का अच्छा हो जाएगा, किसी का स्टार्टिंग टार्क अच्छा हो जाएगा। समझ रहे। इसलिए मार्केट में आप सिंगल फेज मोटर खरीदने जाएंगे तो कोई आपको 4000 की मिलेगी, कोई 4500 की मिलेगी, कोई 5000 की मिलेगी। समझ रहे हो। मैंने जैसे जैसे उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा वैसे वैसे उसके प्राइस में भी क्या है, वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी देखो, हम लोग एक इंडक्शन मोटर को खोल कर रखे हैं और इसमें 24 स्लॉट्स हैं, 24 स्लॉट्स हैं। अब देखो, इस इंडक्शन मोटर की हमें वाइंडिंग भी करना है, तो ये 24 स्लॉट्स की मोटर है और ये जो इंडक्शन मोटर होती हैं इसको हमें 14 से, इसके नेम प्लेट पर देखेंगे तो ये 1400 आरपीएम पर क्या होने वाली, 1480 आरपीएम पर घूमने वाली मोटर है। तो इसको 4 पोल के लिए हमको डिजाइन करना पड़ता है। कितने पोल के लिए, 4 पोल के लिए। क्योंकि फार्मूले में अगर आप देखेंगे कि NS बराबर NS, माने जो सिंक्रोनस स्पीड होती है उसका जो फार्मूला होता है 120F बाई क्या होता है, P होता है। तो 4 पोल की अगर मोटर है उसके सिंक्रोनस स्पीड का मान 1500 आरपीएम आता है। समझ रहे हो। तो रोटर की स्पीड हमेशा उससे क्या होती है, कम होती है, 1440 आरपीएम होती है। तो यहाँ पर जो हम मोटर को डिजाइन करेंगे वह 4 पोल के लिए। तो यहाँ पर जितने पोल की मोटर होती हैं, आपको मैं बता दूं कि जितने पोल की मोटर होती है उतने हमें रनिंग वाइंडिंग के क्या डालने पड़ते हैं, कॉइल डालने पड़ते हैं। उतने सेट रनिंग वाइंडिंग के क्या करने पड़ते हैं, कॉइल डालने पड़ते हैं। यानी 4 पोल की अगर मोटर है तो आप अगर इसमें देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 सेट आपके कॉइल की दिख रही है। समझ रहे। यानी ये 4 पोल की मोटर अभी बन रही है। समझ पा रहे हो ये चीज़। यानी इसकी जो स्पीड होगी वह लगभग 1440 आरपीएम के करीब होगी। समझ रहे हो। अगर यहीं पर हम लोग इसको 2 पोल के लिए बनाते, 2 पोल के लिए अगर इसको बनाते तो इसमें केवल 2 सेट हमको बाइंडिंग का डालना पड़ता। यानी 2 कॉइल हमें क्या करना पड़ता, डालना पड़ता। अब जो कॉइल होता है इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि पिच है ना। पिच क्या होती है, 2 स्लॉट्स, यानी जो स्लॉट्स होते हैं उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। स्लॉट्स के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे इसमें एक सेट में 3 कॉइल हैं। एक सेट में कितने कॉइल हैं, 3। इसमें भी देखेंगे तो अगर इस कॉइल को देखेंगे तो ये एक सेट का ये कॉइल माने एक बाइंडिंग का ये क्या है, सेट है। लेकिन तो इसमें 3 कॉइल आपको दिखेंगे। समझ पा रहे हैं। इसमें कितने कॉइल, एक कॉइल ये आपको दिखेगा, दूसरा ये है और तीसरा क्या है, ये है। यानी 3 कॉइल का एक क्या है,
सेट है। एक ही तार को देखो, एक सिरा यह है, एक सिरा यह है, ऐसे घुमा घुमा के हमने एक कॉइल बनाया, घुमा घुमा के दूसरा कॉइल बनाया और घुमा घुमा के तीसरा। किसकी वजह से घुमाया? इधर फार्मर रखा हुआ है, इसकी वजह से। इसमें हमने तार क्या किया? घुमा घुमा के बनाया जो है, समझ पा रहे हैं? इसको वाइंडिंग फार्मा कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉइल बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? कॉइल हम लोग बनाते हैं। तो ऐसे घुमा घुमा के हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये देखो, इसकी दूरी कम है तो ये नज़दीक वाले स्लॉट्स में पड़ जाएंगे। इसकी दूरी उससे क्या है? अधिक है, बीच वाले की, तो ये उसके बगल वाले में पड़ जाएंगे। और इसकी दूरी सबसे बड़ा है तो ये उसके भी बगल में पड़ जाएंगे स्लॉट्स में। तो इसी स्लॉट्स के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। पिच कहते हैं। और इस मोटर में अगर आप देखेंगे तो 1 से 4 जो पिच है वह क्या है? 1 से 4, 1 से 6 और 1 से 8 यह पिच रखा गया है, समझ रहे हो? यानी एक कॉइल भरेंगे, ये छोटी वाली कॉइल भरेंगे तो 1 से 4 के बीच में, इससे बड़ी वाली कॉइल भरेंगे तो 1 से 6 के बीच में, और इससे भी बड़ी कॉइल भरेंगे तो 1 से 8 के बीच में हम इस कॉइल को क्या करने वाले हैं? डालेंगे। अब कॉइल को डालने से पहले आपको काम क्या करना पड़ता है ये मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए, इसमें पीवीसी पेपर लगाए गए हैं, समझ रहे हो आप? जो है इसमें क्या लगाया गया? पीवीसी पेपर। ये जो पीवीसी पेपर होते हैं ये नंबर के हिसाब से आते हैं, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, समझ रहे हो? तो समानतः मोटर वाइंडिंग में हम लोग 7 नंबर या 10 नंबर पीवीसी पेपर का प्रयोग करते हैं। अगर हमको पंखे की वाइंडिंग करना है तो वहाँ पर 5 नंबर पेपर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं जानकारी दे दूँ कि इसका पेपर का नंबर जितना अधिक होता है, समझ पा रहे हैं? पेपर का नंबर जितना अधिक होता है उसकी मोटाई यानी थिकनेस क्या होती है? उसकी उतना अधिक होती है, समझ रहे? थिकनेस क्या होती है? अधिक होती है। वहीं पर ये तार जो होते हैं ये भी नंबर के हिसाब से मार्केट में मिलते हैं, समझ रहे हो? तार भी नंबर के हिसाब से मिलते हैं। 24 नंबर तार, 25 नंबर तार, 36 नंबर, माने 16 नंबर से 50 नंबर के बीच में हमको वायर अवेलेबल होते हैं। 16 नंबर से 50 नंबर के बीच में क्या होते हैं? वायर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इसका नंबर जितना अधिक होगा तार उतना क्या होता है? पतला होता है। तार क्या होता है? उतना पतला होता है, समझ पा रहे हैं आप? जो है नंबर, इसका नंबर जितना अधिक होगा तार क्या होगा? उतना पतला। यानी अगर मैं बात करूं कि 31 नंबर का तार है, एक 35 नंबर का तार है, तो मोटा कौन होगा? 31 तो नाम नहीं मैं बोला, जो 30, हाँ 30 नंबर वाला क्या होगा? मोटा होगा, समझ पा रहे हैं? और इसकी मोटाई को नापते कैसे हैं? किस चीज़ से नापेंगे? ऐसे कैसे पता लगेगा कि 30 नंबर का तार है, इसके बगल में हमने 31 नंबर का तार रख दिया? देखकर आपको पता नहीं लग पाएगा कि इसमें से कौन डिफरेंस है, समझ रहे? तो इसको मापने के लिए हमारे पास क्या आते हैं? गेज मीटर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज या गेज मीटर जो होते हैं, समझ रहे हो? उस गेज मीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इस जो वायर होती है इसकी थिकनेस को हम लोग माप सकते हैं। या माइक्रोमीटर भी आता है, माइक्रोमीटर भी आता है, उसके द्वारा भी इसके थिकनेस को हम लोग माप सकते हैं कि कितने गेज का ये क्या है? तार है, वायर है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? अब मैंने आपको पीवीसी पेपर के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद आपको जो है इस वाइंडिंग के बारे में बता दिया। अब ये वाइंडिंग जो होती है, अब जब भी हमको वाइंडिंग का टर्न बनाना होता है, ये कैसे बनाते हैं ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो पुराने मोटर होते हैं जिसको आप भरना होता है, समझ पा रहे हैं? उसको जब उसकी वाइंडिंग की कटिंग करते हैं, काटते हैं उसको, तो उसको गिनना पड़ता है, समझ रहे हो? कि 1 से 4 में कितने टर्न हैं, 1 से 6 में कितने टर्न है और 1 से 8 में कितने टर्न है। गिन कर आपको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है, समझ रहे हो? तो टर्न गिन लेना है। फिर उसके बाद पिच आपको देख लेना है कि उसमें कितने पिच में हमारा क्या है? वाइंडिंग डाला गया है। तो ज़्यादा हो जाए, क्या ज़्यादा हो जाएगा? टर्न ज़्यादा क्यों होगा? आप गिनेंगे, क्योंकि मोटर जब वाइंडिंग करके आता है तो कंपनी का मोटर होता है, समझ रहे हैं? कंपनी से भी कोई मोटर खरीद के आते हैं तो आप अपने घर पर नहीं उसको बनाते हैं। कोई क्रॉम्पटन का मोटर है, लुबी का मोटर है, समझ रहे हो? तो कंपनी उसको डिज़ाइन करती है, उसमें उतना टर्न डालती है। तो आप उसमें गलती कर देंगे, कम या ज़्यादा कर देंगे, तो फिर आपकी मोटर की परफॉर्मेंस जो होती है वह बिगड़ जाती है। यानी उसके जलने का चांस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अच्छे ढंग से या तो वो काम नहीं कर पाएगी, या आप देखे होंगे कि जब मोटर खरीद कर लेकर आते हैं तो वो कई सालों तक चलती है, और जब एक बार उसको रीवाइंडिंग आपने कराया तो साल भर पता लगा कि चली और मोटर हमारी क्या हो गई? जल गई। 2 साल चली कि मोटर हमारी क्या हो गई?
जल गए तो उसमें क्या होता है, आपके डाटा में कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, आपने सही तार सही ढंग से उसमें नहीं भरा है, समझ पा रहे हैं। तो बहुत सारी जानकारी का होना आपके पास ज़रूरी होता है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मोटर की वाइंडिंग कर सकते हैं। बस मुझे आपको इसकी अभी थोड़ी सी जानकारी देनी थी, यह हमारे पास सिस्टम था, मैंने सोचा कि आपको कुछ चीज़ें बता दिया जाए, ठीक है, और आगे फिर बताया जाएगा। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको इंसुलेशन पेपर के बारे में बता दिया। अब उसके बाद ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग अभी आपको दिख रही है वह इसमें पड़ी हुई दिख रही है, समझ रहे हैं, यानी स्टार्टिंग ये रनिंग वाइंडिंग इसमें डाल दी गई है। पहले जो वाइंडिंग डालते हैं मोटर में, पहले जो वाइंडिंग डालते हैं वो हमारी स्टार्टिंग सॉरी बच्चों, वो हमारी क्या होती है, रनिंग वाइंडिंग होती है, और जो बाद में डालते हैं वो क्या होती है, हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग हमने डाल दिया है ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है, और जो अभी हम लोग डालने वाले हैं ये क्या होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग। आप देखेंगे कि रनिंग वाइंडिंग के 4 सेट यहाँ पर 4 कॉइलों का सेट इसमें पड़ गया है। अभी हमको डालना कितना है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के 4 सेट हमको डालना है इसमें, जिसमें से एक सेट हमने बना लिया है, एक सेट हमने क्या कर लिया है, बना लिया है, ठीक है। अभी ऐसे 3 सेट हमको क्या करना है, बनाना है। ये हमारे पास वाइंडिंग तार है, उसके बाद ये फार्मा है, ठीक है, उसके बाद ये पीवीसी पेपर है, समझ रहे हो, ये क्या है, पीवीसी पेपर है, इसको हमने काट कर रखा हुआ है। जैसा कि आपको इस साइज़ का काट के बना लेना है, इसको आपको इसकी सहायता से इसमें बाइंडिंग को भरना है। और इसका यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि इस कंडक्टर में जब करंट हमारी बहती है, समझ रहे हो, तो वह बॉडी या जो हमारा स्टेटर के टच में हमारे करंट ना आए, या इंसुलेट करने का काम करता है, समझ रहे हो। तो इसको ध्यानपूर्वक इसको स्लॉट्स में लगाया जाता है, अच्छे साइज में अच्छे शेप में बनाकर लगाया जाता है, कहीं वाइंडिंग आपका स्टेटर से टच ना हो जाए, नहीं तो बॉडी अर्थ बताएगा, फिर आपका मोटर काम सही ढंग से नहीं करेगा, हीट होकर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये सब कुछ विशेष सावधानी के साथ हम लोग मोटर की क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग कर लेने के बाद हमारे जो भी वाइंडिंग से तार निकल के आते हैं उसका एक स्टार्ट एंड होता है, एक क्या होता है, एंड, एक मतलब स्टार्टिंग सिरा होता है, एक क्या होता है, एंड सिरा होता है, समझ रहे हो। तो 4 क्वाल हैं, तो 4 क्वाल हैं, तो एक क्वाल का एक स्टार्ट एक एंड होगा, दूसरे क्वाल का एक स्टार्ट एक एंड होगा, तीसरे क्वाल का एक स्टार्ट एक एंड होगा, चौथे क्वाल का एक स्टार्ट एक एंड होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो अब हमें कनेक्शन कैसे करना होता है, तो कनेक्शन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसके लिए आइए मैं आपको बोर्ड का यूज़ कर लेता हूँ और थोड़ा सा कनेक्शन के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम एक नया पेज ले रहे हैं, इसमें देखिए 4 क्वाल 4 सेट भरा हुआ है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, 4 सेट भरा हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारी एक क्वाल है, ये क्वाल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दूसरी क्वाल है, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, तीसरी क्वाल है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये चौथी क्वाल है। तो जितने भी क्वाल हैं उसका एक स्टार्ट होगा और एक क्या होगा, एंड होगा। एक स्टार्ट होगा, एक क्या होगा, एंड होगा। एक स्टार्ट होगा और एक क्या होगा, एंड होगा। एक स्टार्ट होगा और एक क्या होगा, एंड होगा। समझ पा रहे हैं आप जो है। तो अब देखो ये एक तार है, यानी एक सिरा हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब क्या करना है, यह एंड का एंड से कनेक्शन करना है, ठीक है। स्टार्ट का किससे करना है, स्टार्ट से, स्टार्ट का स्टार्ट से। फिर आपको क्या करना है, एंड का एंड से, एंड का एंड से, और स्टार्ट का क्या है। अब देखो स्टार्ट का स्टार्ट से नहीं करना, बस ये आपको ये समझ में आना है। ये हमने क्या कर लिया, यानी जो हमारी ये रनिंग वाइंडिंग पड़ी हुई थी, इससे 2 तार हम लोग क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये लीड वायर है, समझ पा रहे हो आप जो है। 2 तार हमने क्या निकाल लिए, बाहर निकाल लिए। और वाइंडिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक वाइंडिंग में अगर करंट देखिए, अगर करंट की दिशा इसमें अगर इस तरह से है, करंट अगर आप देखेंगे तो करंट आपकी अगर इसमें इस तरह से करंट जा रही है, तो कनेक्शन ऐसा करने से देखिए ये तार ऐसे गया है और इस वाइंडिंग में करंट की दिशा किधर हो गई, इधर हो गई। फिर आगे देखेंगे तो करंट ऐसे आई, ऐसे हमारे घूम के आई और इस वाइंडिंग में करंट हमारे क्या हो गई, ऐसे बहेगी। फिर ऐसे देखेंगे तो इस वाइंडिंग में क्या हो गई, करंट हमारी क्या हो गई, इस दिशा में हो गई। आप देख रहे हैं कनेक्शन करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, यानी एक वाइंडिंग में एक दिशा में करंट और दूसरी वाइंडिंग में दूसरी दिशा में करंट बह रही है। समझ पा रहे हैं। एक वाइंडिंग में यानी इस स्टेटर में जो वाइंडिंग आपने भरा, इसमें एक क्वाल में एक दिशा में करंट और दूसरी क्वाल में दूसरी दिशा में करंट हमारी बहेगी। और ऐसा करने से करंट की ही वजह से पोल बनते हैं, मैग्नेट बनते हैं। समझ रहे हैं, करंट की दिशा की ही वजह से क्या बनते हैं, पोल बनते हैं, मैग्नेट बनते हैं। तो
एक तरफ अगर हमारे साउथ पोल बनेंगे तो दूसरे तरफ क्या बनेंगे, नॉर्थ पोल बनेंगे। अगर मान के चलिए कि इधर साउथ पोल बन रहा है तो इधर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ। इधर साउथ पोल बन रहा है तो इधर क्या बनेगा, नॉर्थ। तो देखिए एक दिशा में जो करंट बह रहा है उधर साउथ पोल बन रहा है और दूसरे दिशा में जो करंट बह रहा है उधर नॉर्थ पोल बन रहा है। तो मोटर के अंदर ऐसे पोल बनते हैं जिसको यानी मैग्नेट बनते हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप जो है। तो एक हमने क्या कर लिया, 2 सिरा हमने निकाल लिया, ठीक है, रनिंग वाइंडिंग का। अब इसी तरह से मैं आपको दिखा दूं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी भरेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी हम लोग क्या करेंगे, भरेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखो यह हमारे क्या हो गई, एक कॉइल हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास दूसरी कॉइल हो गई, फिर ये हमारे पास तीसरी कॉइल हो गई, फिर यह हमारे पास क्या हो गई, चौथी कॉइल हो गई। ऐसे 4 कॉइल हमने 4 कॉइल का एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का सेट बना लिया। फिर वही काम जो आपको बताया, ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये स्टार्ट है, ये क्या है, एंड है। अब क्या करना है, स्टार्ट का स्टार्ट से जोड़ना है और एंड का एंड से जोड़ना है। तो एक सिरा आपको क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। एक सिरा क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। अब एंड का एंड से, एंड का एंड से, स्टार्ट का स्टार्ट से, है ना, स्टार्ट का स्टार्ट से, एंड का एंड से, एंड का एंड से। अब स्टार्ट हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 तार इसके आ गए, 2 तार हमारे रनिंग के आ गए और 2 तार हमारे किसके आ गए, स्टार्टिंग के। अब हमें क्या करना है, यानी यहाँ देखो 4 तार तुमको दिख रहे हैं, कितने तार दिख रहे हैं, 4 तार। तो 4 तार दिख रहे हैं तो हम यहाँ पर बता दें 1 तार, 2 तार, 3 तार, 4 तार, 4 तार दिख रहे हैं। अब करना क्या है कि देखो अब इन दोनों तार को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ से एक तार बाहर निकाल लेंगे, समझ रहे हो, यानी इन दोनों तार को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़कर एक कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन। और इस पर सीधे हम लोग सप्लाई देंगे, या तो फेज की दे सकते हैं या तो न्यूट्रल की, सीधे सप्लाई देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 2 तार हैं, समझ रहे हो, ये 2 तार हैं, इसमें हमको क्या लगाना है, कैपेसिटर लगाना है, कैपेसिटर लगाना है। तो कैपेसिटर लगाने के लिए कैपेसिटर में से कितने तार निकल के आते हैं, 2 तार कैपेसिटर में से। तो एक तार इससे जोड़ देंगे और दूसरा तार किससे जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे। तो ऐसे हमारा क्या होगा, कैपेसिटर जुड़ गया। अब देखो अब इसको मान लीजिए कि आपने क्या दिया, फेज दिया या न्यूट्रल दिया, समझ। कॉमन को हम हमेशा क्या देते हैं, न्यूट्रल देते हैं। तो फेज वाला हम लोग तार किसको देंगे, इसको देंगे। फेज किसको देंगे, इसको। तो मोटर हमारी एक दिशा में घूमेगी। मान लो कि यही उठाकर इस पे दे दिया तो मोटर हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी दिशा में फिर घूमने लगेगी। समझ पा रहे हो आप जो है, यानी इसको हमने कॉमन कर लिया, इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दी। इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर। अब फेज वाला तार एक बार इससे जोड़ेंगे तो मान लो कि हमारी मोटर जो है एक दिशा में चल रही है, समझ रहे हो। तो उसको दिशा को बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस पर जोड़ देंगे, समझ रहे हो। इसको क्या कर देंगे, इस पर जोड़ देंगे तो हमारी मोटर की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ऐसे देखते हो कि सिंगल फेज की मोटर की दिशा को चेंज करने के लिए इसके टर्मिनल बॉक्स से ही हमको क्या करना पड़ता है, दिशा चेंज कर लेते हैं। और 3 फेज में ऐसा नहीं होता है। 3 फेज में किसी 2 फेज की सप्लाई इंटरचेंज करने से मोटर की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो बताइए इतनी जानकारी आपको समझ में आई। अगर कोई चीज़ आपको पूछना हो तो बता सकते हैं कि सर हमें ये बताइए, मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद अभी मैं आपसे ये वाइंडिंग वाला काम करवाऊंगा, ठीक है। फॉर्म आपके पास है, वायर आपके पास है, वाइंडिंग आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बता देंगे। अगर कोई चीज़ पूछना हो तो बताइए। पीछे आप लोगों को कुछ पूछना है, आप इधर आप लोगों को नहीं, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका काम करते हैं, ठीक है। और मेरे जो भी मित्र वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं कह दूं कि अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपकी सेवा में मैं हाजिर रहूँगा। आगे का काम हम लोग अभी इसको करते हैं। थैंक यू। वीडियो बंद कर दीजिए।